आज हम जो है जो कलाम एकेडमी की टास्क टेस्ट सीरीज चल रही है रीट पात्रता के लिए, उसकी क्लास नंबर 5 देखेंगे। और अपनी एसएसटी की क्लास होगी है क्वेश्चन नंबर 121 से 150 तक। और एसएसटी उन स्टूडेंट्स की आएगी जिनके इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और एसएसटी खुद सब्जेक्ट है, यानी इतने जो है ना जिसके इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और एसएसटी सब्जेक्ट है, और उर्दू वगैरह वाला भी, उनके सबके जो सब्जेक्ट आएगा पात्रता में वो एसएसटी आएगा। और इनके पास हालांकि विकल्प होता है कि वो जो है साइंस मैथ भी ले सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो है एसएसटी ही लेते हैं। फिर देखो क्वेश्चन जो है 121 क्या बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी नहीं है, मतलब सामाजिक परिवर्तन लाने की किसकी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये इतना इजी क्वेश्चन है कि आप जो है सिर्फ ऑप्शन पढ़कर ही बता सकते हो। तो देखो, व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है तो बिल्कुल होती है, समाज की भी होती है, सामाजिक परिवर्तन की, और सरकार की भी होती है, लेकिन प्रकृति किसी भी प्रकार से सामाजिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं होती है। तो उत्तर क्या होगा इसका आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, प्रकृति सामाजिक जो है परिवर्तन की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। क्वेश्चन नंबर 122 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रख लेना आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से किन संसाधनों के असमान वितरण से, मतलब सभी जो नागरिक है उनमें समान रूप से वितरण नहीं होना, असमान वितरण से समाज में अमीरी गरीबी आती है। तो देखो, धन संपदा का असमान वितरण होगा तो अमीरी गरीबी आएगी, बिल्कुल आएगी, तो ये तो एकदम सही है। शिक्षा का असमान वितरण होगा तो अमीरी गरीबी आएगी, बिल्कुल। अगर किसी को शिक्षा अच्छी मिल रही है तो वो अच्छी पोस्ट पर जाएगा तो वो अमीर होगा, किसी को शिक्षा अच्छी नहीं मिल रही है तो वो क्या होगा, उसको गरीबी ही आएगी, क्योंकि वो जो है पढ़ा लिखा नहीं होगा तो क्या है, मजदूरी भी उस हिसाब से ही करेगा। ठीक है, फिर बात आती है स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य का मतलब हो गया सभी को समान स्वास्थ्य की जो है आपका मतलब जो मिलने चाहिए, हॉस्पिटल वगैरह सभी की सुविधाएं मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य भी जो है अमीरी गरीबी पर फर्क कर सकता है, लेकिन आरक्षण जो है इसका उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आरक्षण का जो है असमान वितरण जो है समाज को जो है ऊपर उठाता है, ना कि जो है अमीरी गरीबी पैदा करता है। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। आरक्षण जो है असमान वितरण जो है समाज में अमीरी गरीबी नहीं बढ़ाता, धन संपदा, शिक्षा और स्वास्थ्य बढ़ाते हैं। तो उत्तर क्या हो गया, 1, 2 और 4, और 1, 2, 4 किसमें, ऑप्शन नंबर 3 में। ध्यान रखना, आरक्षण इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखो, अपन जो है लेवल 1 का भी जो है क्लास आ रही है आपकी कल से। लेवल 1 की जो है आपकी ईवीएस का जो पेपर हो चुका है उसकी, और जो है आपके मैथ आती है, ईवीएस और मैथ दोनों की आएगी। लेवल 2 साइंस मैथ, लेवल 2 साइंस मैथ की भी जो क्लासेस आपको मिलेगी, जो पहला पेपर हुआ है उसकी, दूसरा पेपर भी 15 तारीख को है, उसके बाद में उनकी क्लासें मिलेगी, साइकोलॉजी, हिंदी सब मिलेगी आपको। क्योंकि जो कलाम की टास्क टेस्ट सीरीज है ना, उसमें जो है एक फिक्स जो है सिलेबस चलता है टॉपिक वाइज, तो वो हो टॉपिक आप जो है हर टेस्ट में देखते जाओगे। मैं खुद 3rd ग्रेड साइंस मैथ से फाइनल सिलेक्ट हो चुका, और फिलहाल मैं 2nd ग्रेड मैथ का टीचर हूं, और मैंने 3 टीचिंग एग्जाम क्लियर किए हैं। तो आप मेरे से जरूर जुड़ सकते हैं और जरूर जुड़े भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। बाल श्रम को गैरकानूनी घोषित करना एवं प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क घोषित करना किस प्रकार के न्याय के अंतर्गत आता है? बाल श्रम को तो गैरकानूनी घोषित कर दिया, और प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क घोषित करना किस प्रकार के न्याय के अंतर्गत आता है? तो बात से ही पता चला होगा आपके, राजनीतिक न्याय तो हो नहीं सकता, आर्थिक न्याय भी नहीं हो सकता, परंपरागत न्याय भी नहीं हो सकता, तो क्या बचा आपके, सामाजिक न्याय। थोड़ा सा आपको एग्जाम हॉल में माइंड को एकदम वाइड रखना है, ताकि जो है आपको जो है एकदम क्लियर हो सके कि आप ऑप्शन को हटाना सीख जाओ कि राजनीति नहीं हो सकती, आर्थिक नहीं हो सकता, परंपरागत नहीं हो सकता, तो बचा कौन, सामाजिक। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सामाजिक न्याय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, न्याय के संबंध में अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत किसने दिया? न्याय के संबंध में अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत किसने दिया? तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है जॉन रॉल्स जो है इनका जो है उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। अज्ञानता का आवरण सिद्धांत किसने दिया? जॉन रॉल्स ने। ठीक है, न्याय के सिद्धांत जो है, आप न्याय के सिद्धांत आगे 1st ग्रेड की अगर पॉलिटिकल साइंस से तैयारी करोगे तो उसमें न्याय जो है बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब है। मैंने खुद ने एमए कर रखा है पॉलिटिकल साइंस में, तो ध्यान रखना, अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत जो है जॉन रॉल्स ने दिया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से कौन सा बाल दुर्व्यवहार की श्रेणी में नहीं आता? ध्यान रखना, आपको लग रहे होंगे इतने इजी क्वेश्चन, तो एसएसटी में ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, एक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन लाते हैं, तो यहाँ से जो है इजी क्वेश्चन भी आते हैं और हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं, और कलाम से बेटर कुछ भी नहीं है टीचिंग एग्जाम में। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो है आपको हर सब्जेक्ट मिलेगा, मैथ साइंस भी मिलेगी, ईवीएस मैथ भी मिलेगी,
तो आप जो है लेवल 1 लेवल 2 सब के लिए उपयोगी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बाल दुर्व्यवहार की श्रेणी में नहीं आता? तो देखो शारीरिक दुर्व्यवहार, तो बिल्कुल शारीरिक दुर्व्यवहार है वो बाल दुर्व्यवहार की श्रेणी में आ सकता है। दूसरा है आपका यौन हिंसा, तो ये भी आ सकता है। फिर है भावनात्मक पीड़ा, मतलब मानसिक रूप से, ठीक है। फिर आता है शैक्षिक सुविधा, तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शैक्षिक सुविधा देने से किसी भी प्रकार का बाल दुर्व्यवहार नहीं हो रहा। और अपने को पूछा क्या है कि बाल दुर्व्यवहार की श्रेणी में क्या नहीं आता? तो शैक्षिक सुविधाएं नहीं आती। ये मान के चलो आप 150 क्वेश्चन है ना, 150 में 15 से 20 क्वेश्चन आप जो है सिर्फ कॉमन सेंस लगा के कर सकते हो। हमेशा यही रहा है रीट में कि 15 से 20 क्वेश्चन आप सिर्फ कॉमन सेंस लगा के कर सकते हो, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। कल आपकी जो है लेवल 1 ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की क्लास आने वाली है, तो जो भी लेवल 1 वाले हैं वो भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर है राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? क्वेश्चन क्या है? राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो इसका जो गठन किया गया वो आपका किया गया 23 फरवरी 2010 को, ठीक है। 23 फरवरी 2010 को जो है राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। 127 नंबर क्वेश्चन है, इनमें देखो एक्सप्लेन करने वाला कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट याद रख सकते हो आप। राजस्थान सरकार द्वारा पीड़ित एवं उपेक्षित बच्चों के लिए जारी टोल फ्री चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? ठीक है, किसके लिए? पीड़ित एवं उपेक्षित बच्चों के लिए जारी टोल फ्री चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो उत्तर होगा आपका 1098। ध्यान रखना 1098 जो है आपका चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। टोल फ्री चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पीड़ित और उपेक्षित बच्चों के लिए ये जारी किया गया है 1098, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। निम्न में से संसदीय जो शासन व्यवस्था है उसकी कौन सी विशेषता नहीं है? निम्न में से संसदीय जो है ना शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था उसकी विशेषता नहीं है। सबसे पहला राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रमुख की भूमिका में होना, तो बिल्कुल सही है, ये तो विशेषता है। क्यों? क्योंकि जो संवैधानिक प्रमुख तो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। इसको ये भी कह सकते हो कि जो है ना नाम मात्र प्रमुख होता है। ये क्या होता है? नाम मात्र प्रमुख, नाम मात्र प्रमुख। अपने संविधान ने जो है ना प्रधानमंत्री को जो है प्रमुख नहीं बताया है, संविधान ने तो बताया राष्ट्रपति को, लेकिन संविधान इस हिसाब से बनाया हुआ है कि राष्ट्रपति जो है सबसे जो है प्रमुख होते हुए भी सिर्फ नाम मात्र का प्रमुख है। वास्तविक प्रमुख जो है प्रधानमंत्री को माना गया है। वास्तविक जो प्रमुख किसको माना गया है? प्रधानमंत्री को, ठीक है। अपने को देखने में लगता है कि संविधान ने प्रधानमंत्री को ही जो है प्रमुख की भूमिका दी है, लेकिन संविधान ने जो है राष्ट्रपति को प्रमुख की भूमिका दी है। फिर है कार्यपालिका व व्यवस्थापिका में अलगाव होना, तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है उसमें अलगाव मतलब एक प्रकार से जो अलग अलग विचार होना, जो है अलग अलग मतलब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में किसी भी प्रकार का सामंजस्य नहीं होना। क्या ये जो है संसदीय शासन प्रणाली में हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो कुछ क्वेश्चन क्या पूछा है? संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2। क्यों? क्योंकि अलगाव नहीं होना चाहिए। फिर वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल में, तो अभी बात कर चुके कि वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के। नाम मात्र किसके पास होती है? राष्ट्रपति के। संविधान इसको प्रमुख मानता है राष्ट्रपति को, लेकिन वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल में होती है। और मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता होना, तो ये भी सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा ये सारी की सारी संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता है, दूसरा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ू ना, आपको उत्तर देख लेना है और आपको जो ये देखना है कि आपके 30 में से कितने सही होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन आने लगे हैं। संविधान के अनुच्छेद 82 के अंतर्गत केंद्र सरकार परिसीमन अधिनियम 2002 के अनुसार परिसीमन आयोग का गठन कर सकती है। क्वेश्चन क्या है? संविधान के अनुच्छेद 82 के अंतर्गत केंद्र सरकार परिसीमन अधिनियम 2002 के अनुसार परिसीमन आयोग का गठन कर सकती है। तो बिल्कुल परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 82 में है। और आज तक जो है भारत में 4 परिसीमन आयोग जो है गठित हो चुके। पहला जो 1952 में गठित हुआ था, जिसने अपनी जो है मतलब लागू किया 1953 में। उसके बाद 1972 में और उसके 1962 में, और उसके बाद 1972 में। याद आराम से रह जाएंगे क्योंकि 2 ही 2 है लास्ट में। और फिर 2002 में, ध्यान रखना, ठीक है। आज तक 4 बार परिसीमन आयोग गठित हो चुके हैं, 1952, 1962, 1972 और 2002। और मजे की बात यह है कि बाकी सब ने तो है ना 1962, 72 और 2002 वाले ने उसी वर्ष लागू किया है।
लेकिन 1952 वाले ने 1953 में जो है परिसीमन लागू किया था। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये आपका जो अनुच्छेद 82 में तो सही है। फिर आता है आपका कि परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। संसद नहीं करता, राष्ट्रपति जो है वो आपका परिसीमन आयोग का गठन करता है। अगला ऑप्शन, परिसीमन आयोग राज्यों में विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो परिसीमन आयोग होता है ना, परिसीमन आयोग का कार्य क्या होता है, जो विधानसभा राज्यों की या लोकसभा है उसके निर्वाचन क्षेत्र की सीमा में उनकी संख्या में जो है बदलाव करना, ठीक है। और 1952, 62, 72 और 2002 4 परिसीमन आयोग आज तक गठित हो चुके हैं। नया परिसीमन भी जल्द आने वाला है, जिसमें सीटों की संख्या जो है लोकसभा में भी बढ़ेगी और राज्यों की विधानसभा में भी बढ़ेगी। अब 2026 के बाद कभी भी वो नया जो है परिसीमन आ सकता है। अगला क्वेश्चन, तो इसका क्या हो गया, तीनों ही सही हो गए। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपके 1, 2 और 3 तीनों सही। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 130 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह किसके द्वारा आवंटित किए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, छपना चाहिए आपके दिमाग में। सबसे पहले देखो, कुछ दल होते हैं, एक तो राष्ट्रीय दल होते हैं। क्या होते हैं, राष्ट्रीय दल, ठीक है। राज्य स्तरीय भी दल होते हैं, ठीक है, राज्य स्तरीय भी दल होते हैं। इनके अलावा जो है मान्यता प्राप्त दल भी होते हैं, मान्यता प्राप्त दल भी होते हैं, मान्यता प्राप्त दल। इन जो है ना 3 प्रकार के दल, कौन से, राष्ट्रीय दल, राज्य स्तरीय दल, क्योंकि ऊपर वाले भी मान्यता प्राप्त है, और अन्य जो क्षेत्रीय मान्यता प्राप्त दल हैं, इनको जो है ना चुनाव चिन्ह देता है निर्वाचन आयोग। कौन देता है, निर्वाचन आयोग। चुनाव चिन्ह कौन देता है, निर्वाचन आयोग देता है, ठीक है। अब जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं ना, आपने देखा होगा किसी को सेव मिलता है, किसी को अलमारी, किसी को गन्ना, किसी को ट्रैक्टर। ये जो निर्दलीय उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह है ना, ये आपके जारी करते हैं चुनाव अधिकारी, यानी उस जिले के या उस क्षेत्र के जो विधानसभा क्षेत्र है, या फिर उस जो है जिले के जो आपके कलेक्टर वगैरह, जो कलेक्टर को जो है आपके चुनाव की जिम्मेदारी मिलती है, तो वहां के जो चुनाव अधिकारी है, जो भी चुनाव अधिकारी है, ठीक है, उस लोकसभा क्षेत्र का या उस विधानसभा क्षेत्र का, तो वो ही उसको जो है निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। ध्यान रखना, ठीक है। जो मान्यता प्राप्त दल हैं, जो रजिस्टर्ड दल हैं, उनको निर्वाचन आयोग करता है, लेकिन जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनको चुनाव अधिकारी ही क्या करता है, चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, ठीक है। दोनों में अंतर ध्यान होना चाहिए। कुछ गलती हो जाए तो जरूर आप कमेंट में बता दें, क्योंकि कई बार गलतियां हो जाती है, पता नहीं चलता। भारत में राज्यसभा का निर्वाचन किस प्रणाली से होता है, भारत में राज्यसभा का निर्वाचन किस प्रणाली से होता है। तो देखो, जो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 है ना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इसका मतलब हो गया कि जिसको ज्यादा नंबर मिल गए, जिसको, जैसे अपने जो लोकसभा में होती है ना, लोकसभा में क्या होता है, उम्मीदवार जीतता है ना, सांसद बनता है, तो जिसको ज्यादा वोट है वो जीत गया। इसमें ऐसा नहीं है 50% से ज्यादा होने चाहिए, जिसको ज्यादा वोट है वो जीत गया। तो ये दोनों तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट कहलाती है, उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अलग चीज है। लेकिन जो भारत में राज्यसभा में चुनाव होते हैं, उसमें जनता जो है ना सीधा वोट नहीं देती। जो विधानसभा के सदस्य, जो आपके लोकसभा के सदस्य हैं, ठीक है, जो क्या है लोकसभा के सदस्य हैं, उनको अनुपातिक रूप से, और जो लोकसभा के नहीं, राज्यसभा, विधानसभाओं के मतलब जिस राज्य में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं वहां के विधानसभा के जो सदस्य हैं, ठीक है, जिस राज्य में जो है जो राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं वहां के जो विधानसभा के सदस्य हैं, उनको जो है वो वोट करते हैं और वो जो है राज्यसभा का उम्मीदवार चुनते हैं। तो इस प्रणाली को कहते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष का मतलब जनता सीधा नहीं चुनती, जनता सीधे जो है चुनाव नहीं करती। जैसे लोकसभा में प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट वोट देते हैं अपन कैंडिडेट को। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, जो जिस भी राज्य की राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं, मतलब जिस भी राज्यसभा सांसद का, जिस भी राज्य से राज्यसभा संसद का चुनाव हो रहा है, वहां की विधानसभा के जो विधायक होते हैं ना, उनके वोटिंग के हिसाब से जो है जनता जो है सीधे ना चुनकर उनके वोटिंग के हिसाब से जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण प्रणाली है ना, उसके अप्रत्यक्ष निर्वाचन से राज्यसभा का जो है सांसद चुना जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुछ गलत लगे तो जरूर बता देना आप। क्वेश्चन नंबर 132, क्वेश्चन 132 बोल रहा है नोटा का पूरा नाम क्या है, नोटा का पूरा नाम क्या है। तो नोटा जो आपका है वो होता है नन ऑफ द अबाव। क्या होता है, नन ऑफ द अबाव। नोटा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया 2013 में, ठीक है, और 2013 में ये जो है मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जो चुनाव हुए थे ना, उस समय जो है नोटा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो ध्यान रखना, नोटा का सर्वप्रथम प्रयोग 2013 में
राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव में किया गया, और इसकी फुल फॉर्म होती है नन ऑफ द अबाव। ठीक है। और लोकसभा चुनाव में इसका सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? तो लोकसभा चुनाव हुए थे 2014 में, और उसमें सबसे पहले जो है नोटा का प्रयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन 133 क्या बोल रहा है? भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो आपने जो है जो भारत का संविधान है उसकी जो है प्रस्तावना देखी होगी, उद्देशिका कहते हैं उसको। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ऐसे होती है ना। उसके लास्ट में एक जो है डेट भी लिखी हुई है 26 नवंबर 1949, और उसके साथ में जो है एक जो है भारतीय कैलेंडर के अनुसार जो है तिथि भी लिखी हुई है। उस तिथि को याद रखना जरूरी है, डेट तो याद रह जाती है आपके। वो तिथि है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ऑप्शन नंबर 1 इंपोर्टेंट बनता है। सबसे पहले महीना ध्यान रखना है, मार्गशीर्ष है। ठीक है, शुक्ल है मतलब शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष नहीं है। इतना ध्यान रखो, अपन कोई भी शुभ कार्य शुक्ल पक्ष को करते हैं तो शुक्ल पक्ष है। ठीक है, और सप्तमी है, ध्यान रखना, और संवत है 2006 विक्रमी। तो मिति जो है मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 134 कि संविधान सभा के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। सबसे पहला, संविधान सभा में धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया। तो ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया था। आपको पता है सांप्रदायिक जो आधार है उसके आधार पर जो है संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो पहला तो हो गया गलत। फिर आता है प्रांतों से सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। तो यह भी गलत है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? जैसे हम वर्तमान में डायरेक्ट जो लोकसभा और जो विधानसभा के चुनाव होते हैं जिसमें डायरेक्ट वोट देते हैं, क्या वैसे जनता ने चुना था? तो बिल्कुल नहीं। जो है वहां से जो प्रांतों की विधानसभाएं थी ना, प्रांतों की विधानसभाएं, ठीक है, विधानसभाएं, उन्होंने जो है अनुपातिक एकल संक्रमण जो प्रणाली है जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद के चुनाव में होती है उसके आधार पर जो है चुनाव किया था। फिर देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का मनोनयन परामर्श के आधार पर किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का मनोनयन परामर्श के आधार पर किया गया था। फिर संविधान सभा के चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए। तो देखो संविधान सभा के जो चुनाव है ना संविधान सभा के, वो सिर्फ और सिर्फ जुलाई में हुए थे। ठीक है, जुलाई 1946 में हुए थे, अगस्त में नहीं हुए थे। तो ये आपका जो है गलत है। ठीक है, अब ध्यान रखना संविधान सभा के चुनाव तो जो है आपके 1946 जुलाई में हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। यह भी ध्यान रखना है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जुलाई अगस्त में ना हुआ था, सिर्फ जुलाई में हुए थे चुनाव। तो चौथा इसलिए गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, छोटे छोटे शब्दों को ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को चलायमान राष्ट्र कहा? इंपोर्टेंट बनता है, भारतीय संविधान को चलायमान राष्ट्र किसने कहा? तो भारतीय संविधान को चलायमान राष्ट्र कहा जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान को चलायमान राष्ट्र कहा। कई बार क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान को क्या कहा? तो क्या कहा? चलायमान राष्ट्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इस तरफ अनुसूची दी हुई है, इस तरफ प्रावधान। ठीक है, सबसे पहले तो भारतीय संविधान में जो है स्टार्टिंग में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, कितनी थी? 8 अनुसूचियां। उसके बाद में जो है पहले संविधान संशोधन के तहत 9वीं जोड़ी गई। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी वर्तमान में जो है कितनी जो है आपकी 12 जो है अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 12 अनुसूची में जो है आपके पहली जो अनुसूची है ना, पहली, उसमें जो है आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनका क्षेत्र है। तो शॉर्ट में लिखें राज्य का क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में आपके भत्ते हैं, वेतन और भत्ते। ठीक है, विशेषाधिकार भी है। तीसरी जो है ना इसमें आपके जो है शपथ का प्रावधान किसमें है? बहुत सारे पदाधिकारियों और जो है पदों की शपथ किसमें? तीसरी में। चौथी में आपका राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है। शॉर्ट में लिख रहा हूं राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है। पांचवी जो है इसमें आपके जो है जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जो क्षेत्र है एसटी, उनके प्रशासन, मतलब अनुसूचित जो जाति या अनुसूचित जनजाति है उसका प्रशासन। छठी में ध्यान रखना, छठी में जो है ना 4 राज्यों के नाम ध्यान रखना, एक तो असम, एक मेघालय, ठीक है,
ये चारों नाम ध्यान होने चाहिए। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि छठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है, तो देखो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन सा? त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम, इनमें जो आपके एसटी जाति निवास करती है ना, जनजातियों के लिए प्रावधान है या प्रशासन कह सकते हो, ठीक है। सातवीं में जो है शक्ति विभाजन, सातवीं में यहां लिख देता हूं, सातवीं में जो है शक्ति विभाजन मतलब समवर्ती सूची वगैरह है ना, शक्ति विभाजन। आठवीं में जो आपके है वो है भाषा, और वर्तमान में जो है आठवीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं, जो है स्टार्टिंग में 14 थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। नौवीं अनुसूची जो है आपकी, वो आपकी जो है भू राजस्व वगैरह से संबंधित है, ठीक है, भूमि वगैरह से। 10वीं आपकी दल बदल से, किससे? दल बदल से, शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा। 11वीं अनुसूची जो है आपके 73वें संविधान 1992 के तहत जोड़ी गई और इसमें पंचायतों का उल्लेख है, ठीक है। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई और इसमें आपका नगर पालिकाओं का क्या है? प्रशासन है। तो ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। तो सबसे पहले आ रही है तीसरी अनुसूची, तो तीसरी ये देखो शपथ, तो तीसरी में शपथ यानी कि दूसरा, तीसरे का क्या हो जाएगा? दूसरा। फिर चौथी में देखो ये रहा राज्यसभा के निर्वाचन, तो चौथी में क्या हो गया? राज्यसभा के प्रतिनिधित्व है। सातवीं में ये देखो ये रहा शक्ति विभाजन, तो ये रहा सातवीं में शक्ति विभाजन। और आठवीं में भाषाएं, ये तो ये रही भाषा। तो ऐसे हम क्या है पूरे के पूरे देख सकते हो, आप एक बार जरूर जो है रिवाइज इनको कर लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 137 क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता संघीय जो विशेषता नहीं है, मतलब संघीय शासन की विशेषता कौन सी नहीं है? तो देखो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, तो बिल्कुल ये स्वयं विशेषता है। लिखित संविधान, तो ये भी बिल्कुल है। एकीकृत न्यायपालिका, देखो ऊपर तो आ रही है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, और उधर दूसरा अपोजिट आ रहा है कि एकीकृत न्यायपालिका, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। एकीकृत नहीं होती जो है संघीय शासन में, जो है आपके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला कोर्ट, ऐसे जो है स्टेप होते हैं, एकीकृत नहीं होती न्यायपालिका, ठीक है। तो संघीय की विशेषता कौन सी नहीं है? तो एकीकृत न्यायपालिका। शक्ति विभाजन है, बिल्कुल, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जो समवर्ती सूची है इसमें जो है अलग अलग विभाजन किया गया है, तो ये भी जो है विशेषता है। तो कौन सी नहीं है? एकीकृत न्यायपालिका संघीय विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 138 क्वेश्चन बोल रहा है अनुच्छेद 28 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। सबसे पहला, निजी शिक्षण संस्थानों में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो ये बात तो जो है इसमें की ही नहीं गई है। अनुच्छेद 28 में एक बात कही गई है कि जो राज्य की जो संचित निधि पर है ना, राज्य संचित निधि द्वारा स्थापित, ठीक है, संस्था, कौन सी संस्था? तो मतलब ऐसी संस्था जो राज्य की संचित निधि, जो संचित निधि कोष है उसके द्वारा पोषित है, उसमें जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। क्या नहीं दी जा सकती? कि राज्य सरकार द्वारा, मतलब एक प्रकार से राज्य संचित निधि का मतलब है राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। निजी शिक्षण संस्थानों का अनुच्छेद 28 में कहीं उल्लेख नहीं मिलता। और इसका जो है पहले का एक जो है तोड़ भी दिया इन्होंने कि अगर किसी भी जो संस्था का उद्देश्य ही ये है कि वो धार्मिक शिक्षा दे तो दे सकता है, भले ही राज्य पोषित हो। जैसे मदरसे राज्य पोषित है लेकिन फिर भी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। इनका जो तोड़ भी दिया था इन्होंने। तो ध्यान रखना, राज्य संचित निधि द्वारा स्थापित संस्था जो है वो धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती, लेकिन अगर किसी राज्य संचित निधि द्वारा स्थापित संस्था का उद्देश्य ही धार्मिक शिक्षा देना है तो वो दे सकती है। जैसे मदरसा स्पेशल अलग से बनाया गया है, ठीक है। फिर राज्य की आर्थिक सहायता प्रज्ञापत्र शिक्षण संस्थान में व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा लेने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता, तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आप जो है जो भी राज्य की आर्थिक सहायता, मतलब राज्य की संचित निधि द्वारा स्थापित कोई शिक्षण संस्था है ना, वहां पर व्यक्ति को किसी धर्म की शिक्षा लेने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। एक बात आपने सुनी होगी, क्वेश्चन आ सकता है कि आप जो है किसी छात्र को प्रार्थना करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, जो मतलब आपके विद्यालय में प्रार्थना होती है ना, उसके लिए बाध्य नहीं कर सकते। कौन सी जो है मतलब अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 128 अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि आप जो है किसी भी राजकीय जो आपका संस्था है, शिक्षण संस्था है, उसमें धार्मिक शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, मतलब प्रार्थना वगैरह करने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते। अनुच्छेद 28 ये बोलता है। तो पहला गलत है, क्योंकि निजी शिक्षण संस्थानों के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो है राज्य संस्थानों के लिए है। तो ऑप्शन जो है केवल 2 ही इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 139
139 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मूल अधिकारों में जिन्हें दंडनीय अपराध माना गया है उन पर विधि बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद में दी गई है। कुल मिला के जो है मूल अधिकारों पर जो है कानून सिर्फ संसद बना सकता है। क्या बना सकता है? कानून सिर्फ कौन बना सकता है? संसद। और ये जो है आपको किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 35 में। अनुच्छेद 35 जो है संसद को यह शक्ति देता है कि वो मूल अधिकारों के उल्लंघन और मूल अधिकारों पर कानून बना सकता है। तो ध्यान रखना, संसद को शक्ति मूल अधिकारों पर कहां प्राप्त है? तो अनुच्छेद 35 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है? देखो, मौलिक अधिकार दो प्रकार से प्राप्त होते हैं, ठीक है। सबसे पहला नागरिकों को, नागरिकों से मतलब है कि वो मौलिक अधिकार जो सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है। और दूसरे हैं व्यक्ति को, व्यक्ति में जो है नागरिक भी आ जाते हैं और विदेशी व्यक्ति भी आ जाते हैं, ठीक है। कुछ मौलिक अधिकार सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है और कुछ जो है व्यक्ति को, मतलब नागरिकों के अलावा जो है विदेशियों को भी प्राप्त है। विदेशियों को कौन कौन से जो है मौलिक अधिकार प्राप्त है तो मैं आपको बता देता हूं। तो विदेशियों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त है वो है, एक तो अनुच्छेद लिख देता हूं, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, सॉरी अनुच्छेद 20, ठीक है, अनुच्छेद जो है 21, 22 और ऐसे करते करते 23, 24, 25, 26, 27, ये अनुच्छेद है ना, इतने, ये जो है व्यक्ति को प्राप्त है। व्यक्ति का मतलब जो है आप जो है मतलब विदेशी नागरिकों को भी ये मिलेगा और सिर्फ नागरिकों को मिलते हैं ना, बाकी अनुच्छेद जो होते हैं ना वो नागरिकों को मिलते हैं, मतलब सिर्फ भारत के नागरिकों पर लागू होते हैं। लेकिन जो ये अनुच्छेद आपके सामने ना 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ये जो है व्यक्ति को प्राप्त है, मतलब नागरिकों के अलावा विदेशियों को भी प्राप्त है। और अनुच्छेद जो है ना 14 में क्या लिखा है कि विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के समक्ष सभी समान है, तो ये विदेशियों को प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखो, विधि के समक्ष समानता, तो ये आपके जो है किसको है, ये अनुच्छेद 14 है और ये आपका जो है विधि के समक्ष समानता और ये विदेशियों को प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण ये सिर्फ नागरिकों को है। वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, कारोबार की स्वतंत्रता भी सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। और लोक नियोजन में अवसर की समानता भी जो है आपको किसको है? लोक नियोजन मतलब सरकारी सेवाओं में जो है आपको अवसर की समता है, सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। कारोबार और व्यापार की स्वतंत्रता सिर्फ भारतीय जो नागरिकों को प्राप्त है। और भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण भी सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। लेकिन विधि के समक्ष समानता जो है विदेशियों को भी प्राप्त है और ये अनुच्छेद 14 में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141 क्वेश्चन बोल रहा है कि किन अधिकारों को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो देखो, दो अनुच्छेद हैं, एक तो अनुच्छेद आपका 20 और एक अनुच्छेद 21। इन दोनों को आपातकाल में भी जो है निलंबित नहीं किया जा सकता। इन दो अनुच्छेद के अलावा जो है बाकी सारे मौलिक अधिकार आपातकाल में निलंबित हो जाते हैं। और अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 आपका कहता है जो है अपराधों के संबंध में जो है संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, ये क्या कहना चाहता है? मतलब अगर कोई व्यक्ति है ना तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। और दूसरी बात ये कहता है कि एक व्यक्ति पर एक जो अपराध है उसके लिए एक ही मुकदमा चलाया जा सकता है, ठीक है। 21वां अनुच्छेद क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब जीने का अधिकार एक प्रकार से, ठीक है। इसमें राइट टू प्राइवेसी वगैरह सारे आते हैं, सबसे व्यापक अनुच्छेद है ये। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से किसी को जो है आपातकाल में भी नहीं रोका जा सकता। तो अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकते। तो ऑप्शन 2 और 3, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142 क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध लोक नियोजन में आरक्षण से? लोक नियोजन मतलब सरकारी सेवा। तो सरकारी सेवा में आरक्षण जो है आपको मिलता है वो 16(4) से मिलता है। किससे? 16(4) से। और जो है समाज मतलब जो है सरकार को क्या है, सरकार द्वारा आरक्षण का प्रावधान द्वारा जो है आप कह सकते हो पिछड़ी जो है ना, पिछड़ी या जातियां हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान जो है आपके 15(4) में भी मिलता है। तो ध्यान रखना, 15(4) और 16(4) दोनों में आरक्षण है। और एक अभी अपने ईडब्ल्यूएस आरक्षण लगाया था, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है ना आपका वो किस में है? तो वो है 16(6) में और 15(6) में, ठीक है। सरकारी जो सेवाएं लोक नियोजन उसमें 16(6) में, और वैसे जो है समाज में जो है उनके लिए प्रावधान किस में किया गया है? 15(6) में।
तो ध्यान रखना। और 16(4) में जो है आपके अनुसूचित जाति और जनजाति का ही जो है आरक्षण मिलता है। तो लोक नियोजन में आरक्षण आपका 16(4) से है और ईडब्ल्यूएस आरक्षण आपका जो है 16(6) से है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन 143 क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 15 में सम्मिलित शब्द समूह क्या है? तो जो अनुच्छेद 15 है उसमें कुछ शब्द शामिल किए गए, वो कौन से हैं? तो देखो इसमें जो उत्तर होगा आपके वो होगा ऑप्शन नंबर 2, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। और एक जो अनुच्छेद आपका 16 है ना, उसमें निवास शब्द भी है। कौन सा? निवास भी है, इनके साथ निवास भी है और एक नस्ल भी है। ठीक है, ये दो शब्द आपके जो है ना अनुच्छेद 16 में। तो देखो निवास, सबसे पहले रंग वाला तो वैसे गलत हो गया, रंग का कहीं उल्लेख नहीं है। निवास अनुच्छेद 16 में, तो ये गलत हो गया। और ये निवास यहाँ पर अनुच्छेद 16 में, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ 2, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये अनुच्छेद 15 बताता है। अगर अनुच्छेद 16 होता तो इन 5 शब्द के साथ निवास और नस्ल भी जुड़ जाते। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन 144 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? सबसे पहले मूल कर्तव्य जो है ना आपके अनुच्छेद 51A में है। ठीक है, और ये जो है ना सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना इस बात का, आप जो है आपके ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना 1976, उसके तहत जोड़े गए। और उस समय जो है 10 जो है आपके क्या थे? मूल कर्तव्य थे। उसके बाद में एक और संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ? 2002 में। और उसके बाद 11वां जो है मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा। ठीक है, ये कर्तव्य जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 51A में है सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा, और 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े, और फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां जोड़ा, जो था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अब यहां पर पूछा है कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो देखो सामसिक संस्कृति को समझना, तो ये है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, तो ये भी है। संविधान का पालन करना, तो ये भी है। राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों और स्थानों का संरक्षण, तो ये नहीं है। अब आप सोचोगे यार ये क्यों नहीं है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण अपने जो है मूल कर्तव्य में क्यों नहीं है? तो बताओ, जो मूल कर्तव्य है ना वो नागरिकों के मूल कर्तव्य है, और जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थान है ना उनका संरक्षण की जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार की। किसकी? राज्य सरकार की। और ये अनुच्छेद 49 में वर्णित है कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थान है ना उनका संरक्षण राज्य सरकार करेगी, नागरिक नहीं। इसलिए जो ध्यान रखना, सबसे गजब क्वेश्चन यही था कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और संस्थानों का संरक्षण मूल कर्तव्य नहीं है, ये राज्य सरकार का कर्तव्य है, जो अनुच्छेद 49 में लिखा हुआ है। 49वां अनुच्छेद किसका है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, नीति निर्देशक तत्वों में लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 4 नंबर, क्योंकि ये मूल कर्तव्य नहीं है, नीति निर्देशक तत्व है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। 145 क्वेश्चन बोल रहा है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े, ऊपर बात कर चुके। मूल कर्तव्यों के संबंध में 1999 में वर्मा समिति का गठन किया गया। वर्मा समिति इंपॉर्टेंट बनती है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति को तो सब याद रखते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सी समिति मूल कर्तव्यों से संबंधित है, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति उसमें नाम नहीं होता, तो ध्यान रखना वर्मा समिति। और वर्मा समिति 1999 में बनी थी, और मूल कर्तव्यों का जो है इन्होंने जो है अध्ययन किया था, और जो कमियां थी उनको पूरा करने का कार्य किया था। तो ये भी सही है। ठीक है, मूल कर्तव्यों से वर्मा समिति भी संबंधित है। अगला क्वेश्चन, तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। 146वां क्वेश्चन, 146वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत के संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, क्या समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन में जोड़ा गया? इनके अलावा एक और शब्द था जो था अखंडता। कौन सा? अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, एक तो अखंडता, एक धर्मनिरपेक्ष और एक समाजवादी। और ये जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आज तक एक बार ही संशोधन हुआ है, एक बार ही संशोधन। उसके बाद ना तो संशोधन हुआ है ना हो सकता है, क्योंकि जो है भारत की जो आपकी प्रस्तावना ना संविधान की, वो संशोधन योग्य नहीं है। सिर्फ एक बार संशोधन हुआ था, वो था 42वें संविधान संशोधन के समय। ठीक है, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। प्रस्तावना जो है ना अपनी, उसमें निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है?
तो देखो प्रस्तावना में जो है उपासना, अभिव्यक्ति, विश्वास, तीनों जो है ये स्वतंत्रता है सब लिखी हुई है। ठीक है, उपासना, अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता प्रस्तावना में लिखी हुई है, लेकिन अंतःकरण की स्वतंत्रता का जो है धार्मिक स्वतंत्रता भी लिखा हुआ है, लेकिन अंतःकरण की स्वतंत्रता का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। 148 क्वेश्चन देखो, एक जो है आपका कथन है वो किसका है कि हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा और सबसे विशाल संविधान है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। ये कथन किसके हैं? तो ये कथन देखो आपके हैं हरि विष्णु कामत। नाम अलग होगा, जो आपके ऊपर वाले दो नाम सुने सुनाए हैं, लेकिन बात ये किसने कही थी? हरि विष्णु कामत ने कही थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149। भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से कौन से प्रावधान लिए गए? भारतीय संविधान में कनाडा के जो संविधान है उनसे कौन कौन से प्रावधान लिए गए? तो ध्यान रखना, कनाडा के संविधान से कौन से जो है प्रावधान लिए गए? सबसे पहले सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। तो ध्यान रखना, संघीय व्यवस्था कहां से ली गई? कनाडा से। दूसरा है केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। तो राज्यपालों की नियुक्ति भी कहां से ली गई? कनाडा से। ऊपर नीति निर्देशक तत्व पढ़कर आए, वो पढ़ेंगे, वो है आयरलैंड के संविधान से। ऊपर मूल कर्तव्य पढ़े, वो थे यूएसए के संविधान से। और जो यूएसए नहीं, सॉरी, रूस के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, अवशिष्ट शक्तियां ना जो बची कुची वो केंद्र में निहित होगी, ये भी कहां से लिया है? कनाडा से। तो 1, 2 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद में देखो ये लास्ट क्वेश्चन है एसएसटी का। कल हम जो है ईवीएस और जो मैथ है ना लेवल 1 की वो करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होने के बाद संविधान सभा में देशी रियासतों हेतु सीटों की संख्या परिवर्तित होकर कितनी रह गई? तो देखो शुरुआत में जो टोटल सीटें थी ना वो जो है 389 थी, और जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होने के बाद में 299 सीट बच गई भारत पे। और उसमें से जो है ना आपकी 219 सीटें जो है ना, सॉरी 229 सीटें तो आपकी क्या थी? जो है प्रांतों से थी। ठीक है, और बची हुई 70 सीटें कहां से थी? देशी रियासतों से। तो उत्तर क्या हो जाएगा? देशी रियासतों से 70 सीटें थी। तो ये आपकी क्लास आज पूरी होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपकी आ रही है ईवीएस और जो आपकी मैथ जो लेवल 1 में आती है ना उसकी क्लासें। ठीक है, और इसके अलावा जो है लेवल 2 साइंस मैथ की भी क्लासें जल्दी आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जल्दी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद। बन रहे हैं।